नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात मादा जनन तंत्र के बारे में। गाइज, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आपको पता है, हम पिछले 4-5 दिनों से साथियों रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं भैया? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि जनन तंत्र। अब गाइस, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि भैया ये जनन तंत्र होता क्या है। तो साथियों, बहुत सारे ऐसे अंगों का समूह है जो जनन में सहायक होता है, वो जनन तंत्र कहलाता है। बात यह आती है साथियों कि अब ये जनन क्या होता है। तो साथियों, जनन एक प्रक्रिया है जो सभी जीवों में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, सभी जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। ये सारी प्रक्रिया साथियों जनन कहलाती है। अगर साथियों में मानव की बात करो तो भैया मानव में जनन की प्रक्रिया के लिए 2 जनक की आवश्यकता होती है, 2 लिंग की आवश्यकता होती है। एक होती है साथियों नर की और एक होती है मादा की। साथियों, बात करें नर की तो भैया नर के बारे में हम नर जनन तंत्र में पढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब साथियों, बात यह आती है कि नर जनन तंत्र क्या होता है। तो ऐसे अंगों का समूह है जो साथियों नर जनन में सहायक है। यानी कि हम ऐसे अंगों के समूह के बारे में पढ़ते हैं साथियों जो भाई साहब नर में जनन में सहायक होते हैं, वो साथियों है नर जनन तंत्र। बात आपको समझ में आ गई। अब बात करें साथियों मादा की, यानी कि मादा जनन तंत्र की, तो ऐसे अंगों का समूह है साथियों जो भैया मादा जनन में सहायक होते हैं। जनन क्या होता है? तो जनन साथियों एक प्रक्रिया है जो सभी जीवों में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया के तहत साथियों सभी जीव अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया? मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप भैया क्या हेडिंग लगाओगे? मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। तो भैया मादा जनन तंत्र क्या होता है? ऐसे अंगों का समूह है साथियों जो मादा जनन में हेल्प करते हैं, सहायक होते हैं। उन अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? मादा जनन तंत्र कहा जाता है। कौन कौन से अंग है साथियों, अभी हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसे अंगों का समूह है जो मादा जनन में सहायक होते हैं। ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है साथियों? मादा जनन तंत्र कहा जाता है। अब बात यह आती है साथियों कि मादा जनन तंत्र की लोकेशन क्या होती है। तो मैंने आपको जब नर जनन तंत्र पढ़ाया था साथियों, तो यह नर जनन तंत्र की जो लोकेशन होती है वो मैंने आपको बताई थी पेल्विक रीजन। यानी कि हमारी जो आंतें होती है साथियों, उस आंतों के जस्ट नीचे की तरफ एक साथियों भाग होता है जिसे कहा जाता है श्रोणि भाग, या फिर मैं कह सकता हूं पेल्विक रीजन, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं साथियों कि एब्डोमिनल कैविटी के नीचे की तरफ जो कैविटी होती है साथियों वो होता है भैया पेल्विक रीजन, यानी कि श्रोणि भाग। एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे की तरफ होता है भैया ये भाग। तो देखिए लोकेशन, महिलाओं में भी साथियों मादा जनन तंत्र वाला जो भाग है साथियों ये कहाँ उपस्थित होता है? ये भैया पेल्विक रीजन में उपस्थित होता है। इस पेल्विक रीजन को साथियों हिंदी में
श्रोणी भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? श्रोणी भाग कहा जाता है। ये भैया एब्डोमिनल कैविटी के नीचे स्थित होता है। या फिर साथियों मैं ये भी कह सकता हूं कि भैया हमारी आंतों के जस्ट नीचे की तरफ साथियों ये पेल्विक रीजन होता है। एक्चुअली में क्या होता है साथियों कि हमारे शरीर में जो खाली जगह पाई जाती है उसे कैविटी कहा जाता है। अब ये कैविटी बहुत सारी होती है, जैसे कि हमारा ब्रेन जिस कैविटी में उपस्थित होता है उसे क्रेनियम कैविटी कहा जाता है। हमारे सीने में जो खाली जगह होती है साथियों उसे थोरेसिक कैविटी कहा जाता है, जिसमें हमारा हृदय और फेफड़े उपस्थित होते हैं। हमारा पेट साथियों जिस कैविटी में उपस्थित होता है उसे कहा जाता है भैया एब्डोमिनल कैविटी। ठीक उसी प्रकार साथियों ये जो मादा जनन तंत्र है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है साथियों, इसमें जो ऑर्गन्स आते हैं, जो अंग आते हैं, वो जिस खाली जगह में पाए जाते हैं उनकी जो लोकेशन है साथियों उसे कहा जाता है पेल्विक रीजन या फिर साथियों श्रोणी भाग। कहाँ उपस्थित होता है ये साथियों? एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे होता है। मैं कह सकता हूँ हमारी आंतों के नीचे होता है। बात क्लियर है? अब साथियों मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं उनके नाम लिख लेते हैं और साथियों उनके बारे में समझ लेते हैं। फिर साथियों हम डिटेल में बात करेंगे इसके डायग्राम की, और डायग्राम की सहायता से भी समझने वाले हैं। तो अब आपको क्या लिखना है साथियों? मादा जनन तंत्र के अंग। देखिए भैया मादा जनन तंत्र के अंगों में आपको सबसे पहले लिखना है साथियों ओवरीज, यानी कि अंडाशय। साथियों मादा जनन तंत्र का ये पहला भाग है। ये मैं कह सकता हूं कि प्राथमिक जनन अंग है। जैसे कि नर जनन अंग में हमने वर्षण के बारे में पढ़ा था कि जो वर्षण होता है साथियों वो नर में प्राथमिक जनन अंग है। ठीक उसी प्रकार साथियों मादा जनन अंगों में ये साथियों ओवरीज, ये अंडाशय साथियों महिलाओं में प्राथमिक जनन अंग है। इनकी संख्या साथियों 2 होती है, यानी कि ये जोड़े में उपस्थित होते हैं, ये एक जोड़ी होते हैं। और इनमें क्या होता है साथियों? इनमें भैया अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का क्या होता है साथियों? निर्माण होता है। और क्या क्या प्रोसेस होता है इसमें और क्या क्या होता है उसके बारे में साथियों जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। नंबर 2 पर देखिए भैया, नंबर 2 पर आता है साथियों फैलोपियन ट्यूब। इसे हिंदी में कहा जाता है डिंबवाहिनी नलिका। इसमें साथियों होता क्या है? इसमें भैया निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। अभी निषेचन की प्रक्रिया क्या है? तो साथियों अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की जो प्रक्रिया है वो साथियों निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो साथियों फैलोपियन ट्यूब में डिंबवाहिनी नलिका में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है साथियों कि अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो भैया अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय में होता है। यहां तक बात क्लियर है? नंबर 3 पर देखिए, नंबर 3 पर आता है साथियों यूट्रस, यानी कि गर्भाशय। साथियों ये थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें भ्रूण निर्माण से लेकर के पूर्णतः शिशु के विकास तक की प्रक्रिया संपन्न होती है। मैं लिख सकता हूं साथियों इसमें भ्रूण निर्माण से लेकर पूर्ण रूप से शिशु के विकास की क्रिया संपन्न होती है। पूरे 9 माह तक साथियों इसी गर्भाशय में शिशु रहता है। बात आपको समझ में आ गई?
आगे देखिए भैया, नंबर 4 पर हम बात करते हैं साथियों सर्विक्स की। इसे कहा जाता है हिंदी में गर्भाग्रीवा। साथियों ये मादा जनन तंत्र का वह भाग है साथियों जो वेजाइना और गर्भाशय के बीच में उपस्थित होता है। और साथियों ये एक रास्ता है जिससे होकर के शुक्राणु मादा के जननांग तक पहुंचता है। बात क्लियर है? मैं कह सकता हूं कि शुक्राणुओं के आने का रास्ता है। ये तो साथियों अभी मैं आपको बस शॉर्टकट बता रहा हूं कि इनका मुख्य क्या क्या कार्य है, फिर इसके बारे में एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में नंबर 5 पर बात करते हैं वेजाइना, जिसे कहते हैं साथियों योनि। साथियों वेजाइना मादा जनन तंत्र का वह भाग है जो साथियों लैंगिक क्रिया में भाग लेता है और साथियों शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। और साथियों जब शिशु का जन्म होता है तो यह शिशु को जन्म मार्ग प्रदान करता है। तो साथियों इतनी बातें तो मैं आपको यहाँ लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इतना लिख देता हूं साथियों कि यह लैंगिक क्रिया में भाग लेता है। नंबर 5 पर 6 पर बात करें साथियों तो एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, बाह्य, इसे हिंदी में कहा जाता है बाह्य जननांग भाग। साथियों बाह्य जननांग भाग में वेजाइना और सर्विक्स ही आता है साथियों, ध्यान रखना है आपको। बात क्लियर है? नंबर 7 पर बात करते हैं साथियों। नंबर 7 पर आता है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड साथियों दूध बनाने वाली ग्रंथि होती है, ये हमारी चेस्ट कैविटी में उपस्थित होती है। कहां उपस्थित होती है? चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी में उपस्थित होती है साथियों। और भैया ये दूध बनाने में, दिख तो रहा है ना आपको, हाँ, दूध बनाने में सहायक होती है, या फिर साथियों दूध बनाती है, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, दूध बनाती है। बोलो भैया इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलो भैया ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में। साथियों मादा जनन तंत्र ऐसे अंगों का समूह है जो साथियों मादा जनन में सहायक होते हैं। ऐसे अंगों के समूह को साथियों क्या कहा जाता है? मादा जनन तंत्र कहा जाता है। इसकी लोकेशन क्या है? तो साथियों मादा जनन तंत्र के जो ऑर्गन्स आते हैं, मादा जनन तंत्र में जो अंग आते हैं साथियों, उनकी लोकेशन होती है साथियों पेल्विक रीजन, यानी कि श्रोणि भाग में उपस्थित होते हैं। मादा जनन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं साथियों? तो भैया ओवरीज, फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, मेमोरी ग्लैंड, ये सभी साथियों मादा जनन तंत्र के ऑर्गन्स हैं। इनका कार्य मैंने आपको बता दिया कि अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, गर्भाशय में क्या होता है साथियों, इसमें भ्रूण निर्माण से लेकर के पूर्ण रूप से शिशु के विकास की क्रिया संपन्न होती है। गर्भाग्रीवा सर्विक्स, सर्विक्स में क्या होता है? शुक्राणुओं के आने का रास्ता है साथियों ये, जो कि वेजाइना और साथियों यूट्रस के बीच में स्थित होता है। योनि साथियों लैंगिक क्रिया में भाग लेती है और साथियों शुक्राणुओं को सबसे पहले ग्रहण करती है ये योनि। और साथियों जब शिशु का जन्म होता है तो उस समय भाई साहब शिशु को जन्म मार्ग भी प्रदान करती है। एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया साथियों यही है, योनि वगैरह ही। मेमोरी ग्लैंड साथियों ये चेस्ट कैविटी में उपस्थित होती है और दूध के निर्माण में सहायक होती है।
बोलो, ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई है साथियों, ये नाम अगर आपको समझ में आ गए हैं, अगर आप थोड़े बहुत इन नामों से रूबरू हो गए हैं, तो साथियों एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम की सहायता से और हम इनके बारे में समझते हैं। तो मिटा दो भैया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ओके भैया, देखिए भैया, अब हम डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम की सहायता से समझते हैं। हमें साथियों सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है, इन चीज़ों के बारे में जानना है, ना कि हमें प्रोफेशनल कोई पीएचडी करनी है इन भागों में, क्योंकि हमें तो साथियों सिर्फ हमारी एग्जाम क्लियर करनी है। तो जैसा मैं डायग्राम बनाता हूँ उसी से ये आपको समझना है। देखिए भैया, कुछ इस तरीके से होता है मादा जनन भाग। ये क्या है साथियों? ये है भैया अंडाशय, ओवरी। दूसरा पेन ले लेता हूं। ये क्या है साथियों? ये है भैया ओवरी। ये भी क्या है? ये भी भैया अंडाशय है। ये एक जोड़ी होता है साथी। ये क्या है? ये भैया फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या है साथियों? ये भैया गर्भाशय है। ये क्या है? ये गर्भाशय है। सर्विक्स यहां पर उपस्थित होता है और वेजाइना ये है भैया। अब देखिए, इस डायग्राम के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। देखिए भैया, सबसे पहले अंडाशय की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो साथियों, अंडाशय एक जोड़ी होता है और इस अंडाशय में साथियों अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का क्या होता है साथियों? निर्माण होता है। साथियों, जिस तरीके से मैंने आपको नर जनन तंत्र में पढ़ाया था कि वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और वर्षण में शुक्राणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है साथियों, उसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार साथियों अंडाणु में अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? ओजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? ओजेनेसिस कहलाती है। जब साथियों महिला जन्म लेती है या लड़की जन्म लेती है साथियों, तो जन्म के साथ ही साथियों अंडाशय में बहुत सारी छोटी छोटी पुट्टिकाएं होती है, लगभग हजारों की संख्या में दोनों तरफ। ये भैया पुट्टिकाएं हैं। पुट्टिका, ठीक इसी तरफ भी ऐसे ही साथियों हजारों की संख्या में इस अंडाशय में पुट्टिकाएं पाई जाती है। जब साथियों किशोर अवस्था स्टार्ट होती है, तो किशोर अवस्था के पश्चात होता है क्या है साथियों? ये पुट्टिका हजारों की संख्या में है जो ये साथियों परिपक्व होकर साथियों अंडाशय का रूप ले लेती, अंडाणु का रूप ले लेती है, डिंब का रूप ले लेती है। और यही साथियों यही पुट्टिका जब परिपक्व हो जाती है तो साथियों फैलोपियन ट्यूब में परिपक्व होकर साथियों ये ही निकलती है। बात आपको समझ में आ गई? अपरिपक्व जो अंडे होते हैं साथियों उन्हें ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। और जब साथियों ग्राफियन फॉलिकल पक जाते हैं, यानी कि अब ये
अपरिपक्व अंडे पक जाते हैं तो साथियों उन्हें कहा जाता है अंडाणु या फिर डिंब कहा जाता है, परिपक्व के पश्चात अंडाणु। बात आपको समझ में आ गई। तो साथियों यहां पर अंडाशय के जस्ट ये तरफ साथियों एक कैप सी लगी होती है, और ये कैप क्या करती है साथियों, अंडाशय से जो अंडाणु निकले हैं उन्हें साथियों फ्लोपियन ट्यूब तक पहुंचाती है। इस कैप को कहा जाता है साथियों, इस तरफ लिख देता हूं, ये जो कैप होती है साथियों, इस कैप को कहा जाता है डिंबवाहिनी नलिका की। ये डिंबवाहिनी नलिका की कीप क्या करती है साथियों, अंडाशय से जो अंडाणु निकले हैं उसे भैया इस फ्लोपियन ट्यूब तक लेकर के जाते हैं। अब भैया ये जो अंडाणु है जिनका निर्माण अंडाशय में हुआ है साथियों, ये कहां पर पहुंच जाते हैं, इस फ्लोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। जब मैंने आपको मासिक धर्मचक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था साथियों कि लगभग 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन साथियों इस अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलते हैं, और भैया 15वें और 16वें दिन तक साथियों ये शुक्राणु का इंतजार करते हैं। और साथियों शुक्राणु इस रास्ते से अंदर आता है, वेजाइना से होता हुआ साथियों। अगर इस बीच में लैंगिक क्रिया हुई साथियों 14वें, 15वें, 16वें दिन, तो भैया इस रास्ते से शुक्राणु अंदर आते हैं और साथियों फ्लोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। सर्विक्स, ये सर्विक्स है, इस सर्विक्स में होते हुए साथियों ये भैया फ्लोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। अब साथियों फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि ये शुक्राणु यहां पर पहुंच गए, अंडाणु यहां से निकला, दोनों आपस में मिले तो साथियों क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। मैं आपको बता देता हूं निषेचन क्या होता है। निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है, तो भैया फ्लोपियन ट्यूब में होती है। फ्लोपियन ट्यूब में होती है। बात आपको समझ में आ गई। निषेचन क्या होता है, तो साथियों अंडाणु और भैया शुक्राणु के जुड़ने की जो प्रक्रिया है वही साथियों निषेचन है। और साथियों जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में जुड़ेंगे साथियों तो एक कोशिका का निर्माण होता है जिसे साथियों युग्मनज जाइगोट कहा जाता है। ये साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है। अब होता क्या है साथियों, फ्लोपियन ट्यूब है, ये सिकुड़ती है साथियों, और जो यहाँ पर इस फ्लोपियन ट्यूब में साथियों जो युग्मनज और जाइगोट का निर्माण हुआ है साथियों वो खिसक करके इस गर्भाशय की दीवार पर आकर चिपक जाता है। अब बात आ जाती है साथियों इस गर्भाशय की। तो मैंने आपको बताया था साथियों कि गर्भाशय में भ्रूण के निर्माण से लेकर के पूर्णतः शिशु के विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है इसी गर्भाशय में। पूरे 9 माह तक साथियों ये जो बच्चा है साथियों इसी गर्भाशय में रहता है। बात आपको समझ में आ गई। साथियों शिशु और मां के बीच में साथियों एक नलीनुमा एक संरचना होती है, उस नलीनुमा संरचना का निर्माण होता है जिसे साथियों कहा जाता है प्लेसेंटा, अपरा या फिर प्लेसेंटा। इसे साथियों हिंदी में गर्भनाल कहा जाता है। इसी गर्भनाल की सहायता से साथियों मां अपने बच्चे को पोषण यानी कि भोजन उपलब्ध करवाती है, ग्लूकोज, ब्लड, ऑक्सीजन ये सभी उपलब्ध करवाती है भैया मां अपने बच्चे को। जब साथियों बच्चे का जन्म होता है तो भैया इस गर्भनाल को काट दिया जाता है, इस अपरा प्लेसेंटा को काट दिया जाता है। उसके बाद में साथियों सर्विक्स और साथियों वेजाइना की सहायता से होते हुए साथियों इस बच्चे का जन्म होता है। वेजाइना सर्वाइक्स की बात करें साथियों, गर्भाग्रीवा की बात करें, गर्भाग्रीवा की बात करें साथियों इसे हिंदी में गर्भाग्रीवा कहा जाता है सर्विक्स को। इसकी बात करें तो इसी रास्ते से होते हुए साथियों शुक्राणु आते हैं, और जब जन्म होता है साथियों तो यह इसी रास्ते से होकर के शिशु बाहर निकलता है। ये साथियों वेजाइना और गर्भाशय यानी कि यूट्रस के बीच में स्थित होता है। वेजाइना की बात करें साथियों तो लैंगिक क्रिया में भाग लेने वाला मादा जनन तंत्र का वह भाग है जो भी लैंगिक क्रिया में भाग लेता है, और साथियों सबसे पहले शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। और बात की जाए साथियों वेजाइना की, योनि की बात की जाए साथियों तो भैया जब शिशु का जन्म होता है तो भैया शिशु को ये जन्म मार्ग उपलब्ध करवाता है।
तो आशा करता हूं साथियों ये सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब साथियों हम एक एक के बारे में डिटेल में लिख लेते हैं और भैया याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम अंडाशय के बारे में लिखेंगे, फिर हम फ्लोपियन ट्यूब के बारे में लिखेंगे, फिर गर्भाशय के बारे में लिखेंगे, फिर सर्विक्स के बारे में, ग्रीवा के बारे में लिखेंगे, फिर वेजाइना के बारे में लिखेंगे और लास्ट ही अंत में साथ ही मेमोरी ग्लैंड जो कि चेस्ट कैविटी में उपस्थित होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया आगे। ओके, देखिए भैया अब आपको हेडिंग लगानी है ओवरी। ओवरी यानी कि अंडाशय। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नंबर 1 पर साथियों ये एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी का मतलब होता है साथियों कि संख्या में 2 होती है। पहली बात क्लियर, मैंने आपको बताया भी था डायग्राम की सहायता से कि भैया ये एक जोड़ी होती है यानी कि संख्या में 2 होती है। इसी अंडाशय में साथियों निर्माण किसका होता है? तो भैया अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है साथियों? अंडाणु का निर्माण होता है। और भैया अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है साथियों ओजेनेसिस। अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? ओजेनेसिस कहलाती है। बात क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। बात आपको समझ में आ गई। और देखिए भैया महिला जब जन्म लेती है, महिलाओं के जन्म के समय हजारों की संख्या में, महिलाओं में जन्म के समय साथियों हजारों की संख्या में छोटी छोटी पुट्टिकाओं का निर्माण होता है। पुट्टिकाओं का निर्माण होता है। यह पुट्टिकाएं किशोर अवस्था के पश्चात परिपक्व होकर अंडाणु या डिंब के रूप में अंडाशय से बाहर आती है। जैसे कि साथियों मैंने आपको बताया था कि ये क्या है आपका अंडाशय। इस अंडाशय में साथियों महिला जब जन्म लेती है साथियों तो उसी समय जन्म के साथ ही साथियों इसमें हजारों की संख्या में छोटी छोटी साथियों क्या पाई जाती है? पुट्टिकाएं पाई जाती है, फोलिकल पाई जाती है। जब साथियों महिला किशोर अवस्था में पहुंचती है साथियों तो परिपक्व होकर के अंडाणु डिंब के रूप में साथियों अंडाशय से बाहर निकलती है।
ये बात क्लियर है भैया, तो इसको तो मैं मिटा देता हूं। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि वर्षण में एक हार्मोन का निर्माण होता है नर जनन तंत्र में, जिसे आपने नर हार्मोन कहा था और उसका नाम था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक उसी प्रकार साथियों इस अंडाशय में, इस मादा जनन तंत्र के भाग अंडाशय में साथियों दो हार्मोन का निर्माण होता है, जिन्हें कहा जाता है साथियों मादा हार्मोन। तो मैं ये लिख सकता हूं साथियों कि अंडाशय एक ग्रंथि है, अंडाशय एक ग्रंथि है जो दो हार्मोन का निर्माण करती है, और इन हार्मोन को साथियों मादा हार्मोन भी कहा जाता है। कौन कौन से हैं भैया वो दो हार्मोन? एक है साथियों एस्ट्रोजन और दूसरा है साथियों प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन है, ये साथियों किशोर अवस्था के समय निकलता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है साथियों, ये भैया किशोर अवस्था के समय निकलता है, और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है साथियों, ये जब लड़की प्रेग्नेंट होती है, जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तब निकलता है। यानी मैं कह सकता हूं कि प्रेगनेंसी के समय निकलता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है साथियों? तो भैया मादा जनन अंग की ग्रोथ करवाता है। मादा के जो जनन अंग है साथियों उनकी ग्रोथ करवाता है। इसके अलावा जो आवाज होती है साथियों, उस आवाज के पतली करवाने में भी सहायक होता है। तीसरी चीज बात की जाए साथियों, तो ये मासिक चक्कर में, मासिक धर्म चक्कर होता है, इस मासिक धर्म चक्कर में भी सहायक होता है। तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है कि मादा जनन अंगों की ग्रोथ करवाता है, आवाज को पतली करने में सहायक होता है, मासिक धर्म चक्कर में भी ये हेल्पफुल होता है साथियों एस्ट्रोजन हार्मोन। साथियों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करें तो जब ये लड़की प्रेग्नेंट होती है तब ये हार्मोन निकलता है। इसे साथियों गर्भाधारण हार्मोन भी कहा जाता है। गर्भाधारण हार्मोन भी कहा जाता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया गर्भाधारण हार्मोन किसे कहा जाता है, तो भैया इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भाधारण हार्मोन कहा जाता है। इसका कार्य क्या है साथियों? तो भैया कार्य भी देख लीजिए आप, यहां पे लिख देता हूं इसके कार्य इधर। ये क्या करता है साथियों? गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। गर्भाशय को साथियों गर्भावस्था के लिए तैयार करता है साथियों कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और दूसरा कार्य क्या है साथियों इसका? दूसरा कार्य है भैया कि लड़कियों में स्तनों का विकास करने में भी सहायक होता है, करने में भी सहायक होता है। बोलो दोनों हार्मोन की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा और देखिए भैया, पहले आपको ये बात समझ में आ गई ना, ये बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। एक चीज और देखिए साथियों, ये आपका अंडाशय है। इस अंडाशय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंडाशय के चारों तरफ साथियों एक झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को कहा जाता है ओवेरियन स्ट्रोमा। यह आपसे कब पूछा था साथियों? यह आपसे सीडीएस की एग्जाम में पूछा था। तो मैं लिख देता हूं साथियों कि अंडाशय को
सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? ओवेरियन स्ट्रोमा कहा जाता है। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है भैया कि जो अपरिपक्व अंडे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अपरिपक्व अंडों को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना साथियों, ग्राफियन फॉलिकल, सॉरी, जो अपरिपक्व अंडे होते हैं साथियों उन्हें ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। और जब साथियों ये अंडे पक जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो साथियों उन्हें अंडाणु या फिर डिंब के नाम से जाना जाता है। बोलो भैया जी, अंडाशय की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? बस इतनी सी कहानी है अंडाशय की। अगर आपको समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं साथियों ओवरी यानी कि अंडाशय के बारे में। ये एक जोड़ी होते हैं यानी कि संख्या में 2 होते हैं। साथियों अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है और अंडाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है साथियों ओजेनेसिस कहलाती है। जिसे हमने नर जनन तंत्र में पढ़ा था कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, ठीक उसी प्रकार अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया ओजेनेसिस कहलाती है। बात आपको समझ में आ गई? अगली बात देखिए, महिलाओं में जन्म के समय साथियों हजारों की संख्या में छोटी छोटी पुट्टिकाएं यानी कि फोलिकल का निर्माण होता है। ये पुट्टिकाएं किशोर अवस्था के पश्चात परिपक्व होकर अंडाणु या डिंब के रूप में अंडाशय से बाहर निकलती है। बिल्कुल साथियों, मैंने आपको डायग्राम की सहायता से भी समझाया था। अंडाशय साथियों एक ग्रंथि है और साथियों 2 हार्मोन का निर्माण करती है जिन्हें मादा हार्मोन भी कहा जाता है। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से नर हार्मोन कौन सा है, निम्न में से मादा हार्मोन कौन सा है। एक साथियों नर हार्मोन आ जाएगा, एक मादा हार्मोन आ जाएगा और साथियों 2 ऑप्शन कोई और हार्मोन दे देंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से मादा हार्मोन कौन सा है। अगर क्वेश्चन आता है साथियों तो इन दोनों हार्मोन में से एक हार्मोन आएगा। एक है एस्ट्रोजन हार्मोन, एक है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन साथियों किशोरावस्था के समय निकलता है। ये मादा जनन अंगों की ग्रोथ करवाता है, आवाज को पतली होने में सहायक होता है, मासिक धर्म चक्र में भी सहायक होता है। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है साथियों लड़की जब प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के समय निकलता है साथियों। इसे गर्भाधारक या गर्भाधारण हार्मोन भी कहा जाता है। इसका कार्य क्या है? गर्भाशय को साथियों गर्भावस्था के लिए तैयार करता है और लड़कियों में स्तनों का विकास भी करता है। ये बात समझ में आ गई साथियों? जो हमारा अंडाशय होता है, इस अंडाशय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथियों इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपसे सीडीएस में पूछा था कि इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? इस झिल्ली को कहा जाता है साथियों ओवेरियन स्ट्रोमा। यही बात सेम मैंने आपको यहाँ लिखी है। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अपरिपक्व अंडों को क्या कहा जाता है? तो साथियों अपरिपक्व अंडों को ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। बोलो ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। मिटा दो भैया, ओके। देखिए भैया, अब हम बात करने वाले हैं नंबर 2 पर फैलोपियन ट्यूब की। तो आपको हेडिंग क्या लगानी है साथियों? फैलोपियन ट्यूब। इसे कहा जाता है साथियों डिंब वाहिनी नलिका। इसके बारे में समझते हैं साथियों। तो साथियों यह एक नलीनुमा संरचना है जो साथियों अंडाशय से जो अंडाणु बने हैं यानी कि अंडाशय से जो अंडाणु आए हैं उन अंडाणुओं को साथियों गर्भाशय तक लेकर जाने का कार्य करती है। तो मैं लिख देता हूं, यह एक
नलीनुमा संरचना होती है जो अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक लेकर जाती है। बात आपको समझ में आई? यह एक नलीनुमा संरचना होती है जो भैया अंडाणुओं को अंडाशय से कहां लेकर जाती है, गर्भाशय तक लेकर जाती है। साथियों, ये जो डिंब वाहिनी नलिका होती है, डिंब वाहिनी नलिका, इस डिंब वाहिनी नलिका में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। आपसे आप प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया निषेचन की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है साथियों? फलोपियन ट्यूब में, डिंब वाहिनी नलिका में होती है। बात यह आती है साथियों कि निषेचन है क्या, निषेचन की प्रक्रिया क्या है, समझिए निषेचन के बारे में। निषेचन क्या होता है साथियों? जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में जुड़ते हैं साथियों, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। और जब साथियों अंडाणु और शुक्राणु आपस में जुड़ेंगे, यानी इन दोनों के बीच में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी, तो भैया जाइगोट का निर्माण होता है। इसे युग्मनज भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है साथियों? युग्मनज भी कहा जाता है। साथियों, जाइगोट और जो युग्मनज है साथियों, ये मानव जीवन की पहली कोशिका है। इस कोशिका को साथियों मानव जीवन की ईंट भी कहा जाता है। तो ये कार्य है भैया आपके डिंब वाहिनी नलिका का। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि डिंब वाहिनी नलिका में क्या होता है साथियों? निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, अंडाणु और शुक्राणु आपस में जुड़ते हैं, इसी प्रक्रिया को निषेचन की प्रक्रिया कहा जाता है। युग्मनज और जाइगोट का निर्माण होता है और मानव जीवन की पहली कोशिका इस साथियों जाइगोट को कहा जाता है। अब होता क्या है साथियों? ये फ्लोपियन ट्यूब सिकुड़ जाती है, जिससे भी ये जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट साथियों गर्भाशय की दीवार पर आकर चिपक जाता है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम गर्भाशय के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नंबर 3 पर हम पढ़ने वाले हैं गर्भाशय के बारे में, यूट्रस के बारे में। मिटा दूं? ओके भैया। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं नंबर 3 पर, यूट्रस यानी कि गर्भाशय के बारे में। साथियों, गर्भाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। इसी गर्भाशय में साथियों भ्रूण निर्माण से लेकर के पूर्णतः शिशु के विकास तक की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसी गर्भाशय में साथियों मां और शिशु के बीच में एक नलीनुमा संरचना होती है, जिसे साथियों गर्भनाल या फिर अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है, उसका निर्माण होता है। साथियों, इसी गर्भनाल के तहत मां अपने शिशु को यानी कि अपने बच्चे को साथियों पोषण उपलब्ध करवाती है, यानी कि भोजन उपलब्ध करवाती है। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ब्लड वगैरह उत्पन्न करवाती है। और साथियों बच्चे में जो हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, जो उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है, जो बच्चे के शरीर के लिए नुकसानदायक है, वो साथियों उत्सर्जन भी इसी गर्भनाल की सहायता से करता है। तो अब ये जो मैंने आपको बात बताई है साथियों, इन्हें हम लिख लेते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, गर्भाशय साथियों यह
एक थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें भ्रूण निर्माण से लेकर पूर्णतः शिशु के विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है। बात आपको समझ में आई? यह एक थैलीनुमा संरचना होती है साथियों। इसमें भ्रूण निर्माण से लेकर के पूर्णतः शिशु के विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है। साथियों, जो शिशु होता है पूरे 9 माह तक मां के पेट में इसी गर्भाशय में साथियों पलता है। अब देखिए भैया, इसी गर्भाशय में और क्या होता है वो भी देखिए। मां व शिशु के बीच एक नलीनुमा संरचना का निर्माण होता है। इस संरचना को गर्भनाल, अपरा गर्भनाल, अपरा या फिर प्लेसेंटा, आपके एग्जाम में इन तीनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है, कहा जाता है। इस गर्भनाल की सहायता से इस गर्भनाल की सहायता से मां अपने बच्चे को, अपने शिशु को पोषण यानी कि खाना उपलब्ध करवाती है। जैसे कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ब्लड और भी बहुत सारी चीजें होती है। वो सभी चीजें उपलब्ध करवाती है भैया इसी गर्भनाल की सहायता से। जब साथियों बच्चे का जन्म होता है तो भैया उस समय इस गर्भनाल को काट दिया जाता है। तो ये बात भी लिख लीजिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो गर्भनाल को काट दिया जाता है। बोलो भैया, गर्भाशय यूट्रस की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलो जल्दी जल्दी। अगर आ गई है भैया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा देते हैं और इसके बाद में बात करते हैं ग्रीवा की यानी कि सर्विक्स की। मिटा दो भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं हम सर्विक्स, ग्रीवा। साथियों, यह मादा जनन तंत्र का वह भाग है जो
यूट्रस व वेजाइना के बीच स्थित होता है। और साथियों इसी रास्ते से शुक्राणु आते हैं। शुक्राणु इसी रास्ते से अंदर आते हैं। सबसे पहले वेजाइना में आएंगे, वेजाइना के बाद में साथियों इसी में आएंगे और फिर साथियों ये फ्लोपियन ट्यूब में पहुंच जाएंगे। बोलो, छोटी सी बात थी ग्रब्बा ग्रीवा की, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिटा देता हूं, क्या समझा रहे हैं इसके बारे में। शुक्राणुओं का रास्ता है जिससे साथियों शुक्राणु अंदर आते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। मिटा दूं? ओके। अब वेजाइना के बारे में पढ़ लेते हैं कि वेजाइना क्या है। मैंने आपको बताया था साथियों कि मादा जनन तंत्र का यह वह भाग है जो लैंगिक क्रिया में भाग लेता है और शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। जब साथियों शिशु का जन्म होता है तो यह शिशु को यह जन्म मार्ग प्रदान करता है। अगला लिखिए आप, वेजाइना। इसे कहा जाता है योनि। यह मादा जनन तंत्र का वह भाग है, यह मादा जनन तंत्र का वह भाग है जो लैंगिक क्रिया में भाग लेता है और साथ ही साथ शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। शिशु के जन्म के समय यह शिशु को जन्म मार्ग उपलब्ध करवाता है। एक्सटर्नल जेनिटल एरिया में साथियों सर्विक्स और साथियों वेजाइना ये आता है, इसलिए हम उसे अलग से नहीं पढ़ेंगे। वेजाइना के बारे में साथियों ये बातें आपको ध्यान रखनी है साथियों कि नर जनन तंत्र का वह भाग है जो साथियों लैंगिक क्रिया में भाग लेता है और शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। और जब शिशु का जन्म होता है साथियों तो शिशु को यह जन्म मार्ग उपलब्ध करवाता है। बात आपको समझ में आ गई। अब साथियों मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में, मेमोरी ग्रंथियों के बारे में। साथियों सबसे पहले बात यह आती है कि ये एक जोड़ी होती है और ये हमारी चेस्ट कैविटी में उपस्थित होती है। इनका कार्य क्या है? तो साथियों इनका कार्य है भैया दूध का निर्माण करना। एक हार्मोन होता है साथियों प्रोलैक्टिन हार्मोन, वो भैया दूध के निर्माण में सहायक होता है। और एक हार्मोन और होता है साथियों ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वो भैया लड़कियों में बने दूध को बाहर निकालने में सहायक होता है। तो ये सारी बातें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जो मैंने बोला है उसको मैं शब्दों का रूप दे देता हूं। देखिए भैया, ये एक जोड़ी होते हैं, यानी कि इनकी संख्या 2 होती है। चेस्ट कैविटी में ये उपस्थित होते हैं। चेस्ट कैविटी में उपस्थित होती है और इनका कार्य क्या है साथियों?
दूध का निर्माण करना। एक हार्मोन होता है साथियों प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है साथियों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध के निर्माण में सहायक कौन सा हार्मोन है। दूध के निर्माण में सहायक होता है ये हार्मोन भैया प्रोलैक्टिन हार्मोन। इंपॉर्टेंट है ये वाली बात भी और ये वाली बात भी। एक हार्मोन और है साथियों, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य क्या है साथियों कि लड़कियों में बने दूध को बाहर निकालने में सहायक होता है। तो ये हो गया अभी आपका मादा जनन तंत्र भाग कंप्लीट। बोलो, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलो आपको क्या समझ में नहीं आया। अगर आपको सभी बातें समझ में आ गई हो मादा जनन तंत्र से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आप कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। आपको बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। मैं आपको बता दूं साथियों, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसकी एक क्लास और होगी, उसके बाद में साथियों चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो साथियों तो आप कमेंट करके बता दीजिए किस चैप्टर के बाद में हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। वैसे मैं आपको बता दूं जो मुख्य मुख्य बातें थी जो आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है उन सभी बातों पर मैं आपसे डिस्कस कर चुका। फिर भी कोई जो बात है साथियों जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है ढूंढ ढांढ के लेके आऊँगा और साथियों आपको बताऊँगा ताकि आप अपने एग्जाम को पास कर सके, आपके एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन मिल सके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत मेहनत लगती है साथियों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका ही छोटा भाई हो, आप ही में से निकला हूँ। मैं भी एक कोई टीचर नहीं हूँ, बस स्टूडेंट हूँ, पढ़ाने का शौक़ है, पढ़ाता हूँ। पढ़ाना नहीं है साथियों, मैं जो मेरे पास ज्ञान है साथियों थोड़ा बहुत मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। ओके भैया, मिलते हैं कल। अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ो और अपना ध्यान रखो और अपने माँ बाप का ध्यान रखो। राम राम।